नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। एकदम महत्वपूर्ण शानदार श्रृंखला आप सबके लिए ज़बरदस्त तरीके से आपके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए टेट सुपर टेट से संबंधित जितनी बातें पूछी जाती हैं उन प्रश्नों को हम सब देखेंगे और देखते हैं। सिर्फ ये टेट सुपर टेट के लिए ही नहीं समझिए, बाकी अन्य एग्जामों में भी आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, प्रश्न नहीं बदलता, ना सिलेबस बदलता है, बस कुछ पार्ट यहाँ का वहाँ काट कर लगा दिया गया है। बाकी की चीज़ें पढ़ना सब पड़ेगा, जानना सब पड़ेगा और जितना अधिक जानकारी आप ग्रहण करेंगे उतना ही मार्क्स आपको अधिक आएंगे। क्योंकि आज मेरिट का ज़माना है, मेरिट के साथ आप यदि जो है कि नंबर नहीं प्राप्त करते हैं तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप किसी एक विषय में प्रकांड हो जाइए, आप एक मास्टर बन सकते हैं, लेकिन इसके सिवा मैं तो टेट की बात करता हूँ, टेट सुपर टेट नहीं पास हो सकते यदि सभी विषयों का जानकारी आपको नहीं है। तो चलिए आज महत्वपूर्ण आपको प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के श्रृंखलाओं को हम सब आइए महत्वपूर्ण तरीके से देखें। आपके स्क्रीन पटल पर पहला ही प्रश्न है कि वी शिवरमन समिति की सिफारिशें किस वर्ष में लागू हुई? 1984 में, 1981 में, 1982 में या 1983 ईस्वी में? बी शिवरमन, ये आपको बी शिवरमन समिति किससे संबंधित है? तब आप बताइएगा कि बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर ही आपको नाबार्ड की स्थापना, NABARD, नाबार्ड जो है इसकी स्थापना आपको बी शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इनकी सिफारिशें किस वर्ष लागू हुए? तो 1982 ईस्वी में बी शिवरमन समिति के सिफारिश को लागू किया गया। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड आपको जो है कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाला बैंक है जो संपूर्ण भारत में है। नाबार्ड का मुख्यालय यदि देखा जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है ना, मुंबई में इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1942 ईस्वी को हुआ था। किसके तहत? तब बताइएगा, छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके स्थापना हुई। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। राष्ट्रपति आपको कार्यपालिका, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की, राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तब आप बताइएगा, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 54 में या अनुच्छेद 55 में? तब आप जवाब दीजिएगा कि अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। ये बात आपको क्या होगा? अनुच्छेद 53 में है और अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों बातें आप सब महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आपको कितने प्रस्तावक और अनुमोदकों की आवश्यकता या संख्या होनी चाहिए? तो प्रस्तावक कौन होते हैं? प्रस्तावक वे होते हैं जो राष्ट्रपति के साथ नामांकन के समय जाते हैं और जब राष्ट्रपति के चुनाव के आपको नामांकन की घोषणा सदन में की जाती है तो कुछ लोग बैठ के देखते होंगे, क्लैपिंग करते होंगे, बिल पे ऐसे ऐसे थपौड़ियां जो टेबल है टेबल पर ऐसे ऐसे बजाते हैं। तो आपको यही प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या आपको 50-50 होनी चाहिए। वैसे
आप सबको बता दें कि 1997 से पहले प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 10 थी, लेकिन 1997 के बाद इसमें संशोधन करके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जबकि आप सबको बता दें उपराष्ट्रपति के लिए कितने होने चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए आपको 20 प्रस्तावक और 20 जो है आपको जो है कि अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आपके लिए एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि शेयर और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, जरूर से शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। अपने इष्ट मित्रों को जिनका भी आप सब कल्याण चाहते हो कि वो भी मार्ग की ओर, प्रशस्ति की ओर बढ़ते चले, तो ये आपके ऊपर निर्भर है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से या जापान के संविधान से? तब आप बताइएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जर्मनी नहीं, न ब्रिटेन, न जापान, बल्कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। और इसका उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचित करना होगा, ठीक ना। ये बातें आप सबके लिए जरूरी है और ये चीजें आप सब जानते रहिए। नेक्स्ट देखिए, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स या आपको ई बुक्स लिखा हुआ, ई बुक का मतलब है कि पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड मिलेगा या प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, आपको इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित बातें हैं, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां है? तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 111 में है या अनुच्छेद 110 में है या अनुच्छेद 108 में या 123 में? तो 110 में आपको वित्त विधेयक की बातें की गई है और अनुच्छेद 108 में आपको जो है संयुक्त अधिवेशन की बातें की गई हैं कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, आहूत करता है। जबकि आप सबको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक ना। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। ये महत्वपूर्ण बातें हुई, ठीक। तो चलिए, शानदार तरीके से हम सबने देखा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के नाम से स्थित है, कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में है या प्रयागराज में है या हैदराबाद में है या कोलकाता में है? तो भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये आपको हैदराबाद में आपको स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में आपको यह संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं और शानदार तरीके से प्रश्नों के श्रृंखलाओं को आप सब कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपका जवाब भी शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से आप सब दे रहे हैं। तो आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये बड़ा ही जरूरी है कि आप सब जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? शीत निष्क्रियता है, उत्खनन है या क्लोरीकरण है या अनाइट्रीकरण है? तब आप बताइएगा, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्लोरीनीकरण किया जाता है।
क्लोरीन गैस से या ब्लीचिंग पाउडर से पानी को शुद्ध करने का तरीका माना जाता है, ठीक ना, या ब्लीचिंग पाउडर से भी होता है, ठीक ना, ब्लीचिंग पाउडर ये दोनों से आपको होता है, ठीक। तो चलिए इस तरह से आपने देखा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में आपको किया जाता है? डाई फास्फोरस का, काला फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का या सिंदूरी फास्फोरस का? तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट करके देखिए, देखता हूं कितने लोगों का जवाब जो है ये बिल्कुल सही आता है। जल्दी से फटाफट शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए और जल्दी से शानदार तरीके से, कुछ बच्चों का जवाब एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से दे रहे। ये लाल फास्फोरस जो है इसका इस्तेमाल है दिया सलाई उद्योग के निर्माण में किया जाता है, या माचिस जो देखते हैं माचिस में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते। ये हमारा राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से बैच चला है और आपको जो है कि इसमें 600 वीडियो क्लासेस आपको लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, साथ ही साथ स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है और उसके साथ साथ जो है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी डाउनलोड करने की सुविधा आपको दी गई है कि आप ऑफलाइन डाउनलोड करके, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नेट प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता है, तो कहीं भी जाएं और डाउनलोड करके मोबाइल में अपने रख लें और बाद के समय में इसे पढ़ सकते हैं। तो ये सुविधा भी आपको कंपनी, हमारी संस्था जो है वो प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट देखिए, ये मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? मूत्र में, रक्त में, हृदय में या पसीने में? तो ये बड़ा ही इजी सा प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न चूंकि हाई स्कूल तक के कॉमन साइंस के प्रश्न आप सबसे पूछे जाते हैं तो आपको जवाब देना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में मूत्र में सबसे अधिक यूरिया की मात्रा पाई जाती है। किसमें? मूत्र में सबसे अधिक यूरिया की मात्रा पाई जाती है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? मूत्र का रंग पीला, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप सब जवाब दीजिएगा। जल्दी से फटाफट जो है देखें कितने लोगों का जवाब आता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा, वही रहेगा, पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है, या कम हो जाता है? तब आप जवाब दीजिएगा कि दूध से क्रीम निकाल लेंगे तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक ना। और ये आपको किस तरह से दूध से क्रीम निकालने की विधि को क्या कहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दूध से क्रीम किस सिद्धांत के तहत निकाला जाता है? कि दूध से क्रीम निकालना, ऐसे लिखो, दूध से क्रीम निकालना किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना, पर आधारित है। ये महत्वपूर्ण बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अपकेंद्रीय, उपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय किस बल के सिद्धांत पर, ये जवाब करंट में आप लोग दीजिए। क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर मिलाना भर जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग और अपने भेजे का भी इस्तेमाल करना सीखिए और जल्दी से इस प्रश्न का हमें जवाब दीजिए। जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में, अभी तक किसी का नहीं आया भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु, अब कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ये क्या कहलाता है? तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होना, ये क्या है? वाष्पीकरण है, गलनांक है, या ऊर्ध्वपातन है, या प्लाज्मा है? तब आप इसका जवाब क्या देंगे?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब जवाब दीजिए। तो भैया ठोस कोई चीज है, कॉमन सा चीज लगाओ ना। ये कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कैसे है? ऊर्ध्वपातन जो है वो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है। जैसे कपूर को देखते होंगे, कपूर ठोस के रूप में रहता है, उड़ जाता है। तो किसके कारण? ऊर्ध्वपातन के कारण उड़ जाता है। लेकिन ये आपको गलनांक के कारण कोई वस्तु, ठोस वस्तु जो है वो आपको द्रव अवस्था में आ जाती है। तो किसके कारण? गलनांक के कारण आता है। ठीक ना? तो चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपको न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तब जिरकोनियम का प्रयोग किया जाता है, या यूरेनियम का, या मोलिब्डेनम का, या वेनेडियम का? तब बताइएगा। न्यूक्लियर बम बनाने में आपको यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय बम बनाने में या आपको न्यूक्लियर बम बनाने में किया जाता है। और न्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर होता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, आपको विखंडन के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। और इसमें यूरेनियम आपको जो है के 92-225 का इस्तेमाल जो है किया जाता है, जिसमें आपको जैसे यूरेनियम है ना, ये आपको 92-235 इसका ये है, और ये दो भागों में टूटता है। फिर यूरेनियम आपको 235, फिर आपको यूरेनियम 92-235, फिर इस तरह से ये दो भागों में टूटेगा, ये दो भागों में, फिर ये दो भागों में, ये दो भागों में, ये दो भागों में। तो इस तरह से यूरेनियम का विखंडन होता है, और इसी विखंडन के फलस्वरूप आपको क्या बनता है? न्यूक्लियर बम का बनता है। और पहली बार न्यूक्लियर बम कब पटका गया था? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर आपको पटका गया, और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी, जापान के नागासाकी पर पटका गया था। ठीक ना? हिरोशिमा और ये नागासाकी पर। ठीक, नागासाकी, न से नाइन, न से नागा, ये नागासाकी पर आपको पटका गया था। तो ये सारी बातें आप सब रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, यूपी SSS से शानदार तरीके से वीडियो बैच हमारी संस्था की ओर से चल रही है, जिसमें 600 से अधिक लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट PDF मटेरियल है, साथ साथ ऑफलाइन डाउनलोड की भी सुविधा आपको दी गई है। ठीक ना? और उसके साथ साथ सुपर टेट का एकदम शानदार बैच आपके लिए हमारी संस्था के द्वारा दिया गया, जिसमें आपको 600 घंटे से अधिक फ्री आपको जो है टेस्ट सीरीज भी है, उसके साथ साथ स्मार्ट PDF मटेरियल है, साथ ही साथ ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा आप सबको भी दी गई है। तो इस तरह से यदि आप देखो तो जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था जो है आपके सुनहरे भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत है। ऑटोमोबाइल के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए आपको किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, समतल उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस तरह का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है। ठीक ना? तो ये बातें याद किए रहिए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हम लोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर देखिए, DPT वैक्सीन किस बीमारी के बचाव के लिए आपको किया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए, डेंगू, काली खांसी, टाइफाइड के लिए, डेंगू, पीलिया और टिटनेस के लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टाइफाइड के लिए। तब बताइएगा कि DPT वैक्सीन का प्रयोग जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के प्रयोग के लिए लाया जाता है। टिटनेस के प्रयोग के लिए लाया जाता है। आप सबको बता दूं, काली खांसी को पोर्टुसिस कहा जाता है। इसको ये यहाँ पे पोर्टुसिस, ये काली खांसी का नाम है पोर्टुसिस। ये इसी से डी से डिप्थीरिया,
P से पोर्टुसिस और आपको T से टिटनस। ये आपको जो है कि इसी का प्रयोग जो है बचाव के लिए डीपीटी आपको वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से सबसे कम लगती है? तो भारत से सबसे कम, और जब पूछे कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आपको जो है बांग्लादेश की सीमा आपको भारत से लगती है। सबसे कम अफगानिस्तान की सीमा लगती है, और अफगानिस्तान की सीमा मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, जबकि आपको बांग्लादेश के साथ सीमा जो है ये 4000 आपको जो है 4096 किलोमीटर आपको लगती है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर इसकी टोटल सीमा लगती है। और इसके बाद चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है। तो सबसे कम, वैसे आप सबको बता दें कि भारत जो है कि 7 तरफ से, यानी 7 भारत के पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें आपको 4 यहाँ पर दिए गए हैं जो स्थल मार्ग से टच करते हैं। फिर आपको भूटान है, श्रीलंका है और म्यांमार है। तो 4 और 3 7, और 2 जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, मालदीव और आपको श्रीलंका, ये जलीय सीमा से स्पर्श करने वाले हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की सीमा जो है 9 पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करता है। चलिए, एकदम जबरदस्त आप सबका। और एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन है भैया कि शेयर और लाइक तो बनता ही है, बनता है कि नहीं? मैं चिल्ला कर नहीं बोलूंगा, क्योंकि देख रहे होंगे कि मेरी नसें खुद भी जो है तन जाते हैं चिल्लाने से, डॉक्टर मना भी किया है, इसलिए मैं नॉर्मल होकर भी बता रहा हूं, ठीक ना। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की किस नदी को इंसान का दर्जा दिया गया है? तो ये बायोकाटो है, या वांगानुई है, या मर्रे है, या डार्लिंग है। तो आपको जो है न्यूजीलैंड में आपको वांगानुई नदी को जो है वो जैविक नदी का दर्जा दिया गया है, या इंसानी नदी का दर्जा दिया गया है। और न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति जो है, माओरी जो जनजाति है, इसी नदी के तट पर निवास करते हैं। जबकि मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेलवे ग्रुप डे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आप सबके स्पीड विथ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए संस्था ने आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आया है। साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबल का भी बैच शानदार तरीके से संस्था के द्वारा संचालित है, जिसमें 500 से अधिक वीडियो लेक्चर, ई नोट्स और पीडीएफ टेस्ट क्विज के साथ ही साथ आपको डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गई है। ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। आपके जो भी भाई बंधु इष्ट मित्र जो भी पढ़ रहे हो उनको जरूर एक बार ये बातें बताइए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को काटने वाले वह कोई और नहीं बल्कि माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और आप सबको पता होगा मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है और विषुवत रेखा को कौन सी काटती है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। एक आपको लिम्पोपो है और एक आपको जो है कांगो नदी है, जिसे कांगो जायरे के नाम से भी जानते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नौगम्य नदी मानी जाती है। तो अब इसमें बताइए कि कौन आपको जो है कि विषुवत रेखा को काटती है और कौन मकर रेखा को काटती है। ये तो बनता ही है जवाब। जल्दी से आप सब अपने ब्रेन के बूस्टर को बढ़ाइए, जितना ज्यादा दिमाग में क्विज को दौड़ाएंगे। और एक चीज आप सबसे कहना चाहता हूं कि जितना पढ़िए सामने वाले से पूछ डालिए, यही सबसे अच्छा लर्न करने का तरीका मेरे समझ में आता है कि आप जब तक पूछोगे नहीं तब तक आपके ज्ञान में स्वयं भी वृद्धि नहीं हो पाती। ये मैंने
अक्सर देखा है लोगों को कि खूब पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और फिर भी नहीं हो पाता। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि कहीं न कहीं उनके मन की चंचलता जो थे उन्हें स्थिर नहीं रख पाए। किताबों के साथ तो वो लगे रहे लेकिन उनका चित्त जो था कहीं और था, ठीक ना। इसीलिए एक कहावत भी है कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारे, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से क्यारी। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से क्यारी। ये आपको मैं नहीं बता रहा हूं, ये आपको एक मित्रता चैप्टर है। इस चैप्टर को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि महान हिंदी साहित्य के जो गद्य के महान ज्ञाता पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के ये बातें मित्रता चैप्टर में लिखी गई है, ठीक ना। तो ये बातें आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चट्टानों के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का है? आपको सिलिकॉन का है या ऑक्सीजन का है या लोहे का है या एल्युमिनियम का है? चट्टानों के निर्माण में सबसे अधिक योगदान जो है ये किसका है? ये आप एकदम आसानी से इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं, ठीक ना। तो ये बड़ा ही इजी प्रश्न है लेकिन बहुत ही फंसाने वाला प्रश्न माना जाता है। आप सब ध्यान दें अथवा नहीं। तो सबसे अधिक चट्टानों के निर्माण में ऑक्सीजन का योगदान होता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे एल्युमिनियम का, और तीसरे नंबर पे सिलिकॉन का आपको योगदान माना जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो सबसे अधिक ऑक्सीजन का आपको योगदान है चट्टानों के निर्माण में। नेक्स्ट देखिए, आपको एक तरफ पर्वत सूची, एक तरफ आपको सूची 1, दूसरे तरफ सूची 2, और अब आपको मिलान करने के लिए दे दिया है। तो फ्यूजियामा को मिला लेते हैं। ये आपको ज्वालामुखी वाला चट्टान है और ये एक अम्लीय चट्टान माना जाता है, अम्लीय पर्वत। फ्यूजियामा जो है अम्लीय पर्वत। अब चौथा का 2 ऑप्शन मिल गया। अब आपको जो है कि ये आपको विंध्य किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, विंध्य चोटी किस प्रकार की मानी जाती है, तब आप जवाब दीजिएगा विंध्य पर्वत जो है ये एक अवशिष्ट पर्वत है। तब दूसरे का यानी तीसरे का आपको दूसरा, चौथा यहाँ देखिए यहाँ पे आपको मिल गया, तब आप मिला दीजिए। अल्पस पर्वत एक वलित पर्वत है और वो स्टेज जो है एक भ्रंशोत पर्वत है। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 जो है ये बिल्कुल आपका सही जवाब हुआ। और इस प्रश्न को शानदार तरीके से आप सब करते चलिए, देखते हैं कि कौन कितना मार्क्स। चूंकि आप अपने कॉपी कलम को ले लीजिए और लगाते चलिए, देखिए कि कितना मार्क्स आपके आते हैं। ये देखिए आपको स्तंभ 1 में क और ख दिया हुआ है और मिलान कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का जवाब दीजिए। तो भारतीय आयात निर्यात बैंक जो है, अभी कल ही मैंने शायद पढ़ाया था, एग्जिम बैंक 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखो तीसरे का पहला किसमें है, तो तीसरे का पहला 2 जगह पे आया। और फिर आप देखिए तो आपको 1987 ईस्वी में आपको जो है औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की भी गठन हुआ। तो ये भी आपको 2 जगह है, 1 2 3 जगह है। तो इस तरह से आपको यहां मिल गया। अब 1955 ईस्वी में यदि 2 ऑप्शन से भी आपका सवाल जो है ये नहीं बना, तब आप क्या जवाब देंगे? तब आप बताइएगा कि 1955 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश जो है निगम की स्थापना हुई, और 1964 ईस्वी में आपको जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI इसे बोलते हैं, IDBI, ठीक ना। IDBI की स्थापना 1964 में। साथ साथ आपको जो है कि 1964 में ही एक्सिस बैंक की आधारशिला एक म्यूचुअल फंड कंपनी के रूप में की गई थी, ठीक ना। ये बातें आप लोग याद रखे रहिएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं तो जवाब संख्या 3 इज योर राइट आंसर, 3 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। ये आपको UGC नेट
और खासकर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो दे रहे होंगे और जिन विद्यार्थियों का पहले पेपर में स्कोर कम होता है वो जरूर से एक बार पढ़ें। ये हम सब आप सबको सलाह इसलिए देते हैं कि आप कम समय में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बातें हुई, साथ ही साथ यूपी टेट का भी शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से ये आपको दिया गया है। वहीं पे भारत दुर्दशा किसकी प्रसिद्ध रचना है, तब आप बताइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के, दयानंद सरस्वती की, नयतारा सहगल के या दादा भाई नौरोजी की। तो भारत दुर्दशा जो है ये आपको 11th क्लास में होंगे तो पढ़े होंगे सभी लोग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आपको जो रचना मानी जाती है भारत दुर्दशा, ठीक ना, ये प्रमुख बातें हुई। और वही दयानंद सरस्वती की या सत्यार्थ प्रकाश, ये पता होगा सत्यार्थ प्रकाश, और दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तब पूछेगा तो बताइएगा आगरा में है या आपको जो है कि मथुरा में है या दिल्ली में या बनारस में। तो बताइए कि आपको केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, जबकि राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, ठीक ना, मेरठ में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको शिमला में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो इसे आईसीसी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है, ठीक ना, और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको नीदरलैंड के द हेग में इसका मुख्यालय है। ये सारी बातें आप सब नोट कर लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, और परीक्षाओं में इससे बाहर उम्मीद करता हूं जितना आपको सीरीज पढ़ा रहा हूं श्रृंखला, ये 14वीं महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यदि आप देखोगे तो प्रश्न बहुत ढेर सारे आपको इसी से आए हुए मिलेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज जो है एकदम रियल टाइम एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशन, साथ में बाइलिंगुअल यानी दोहरे आपको प्रकार के 2 तरह की भाषाएं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। कुछ विद्यार्थी को ये कहना था कि सर आप लोग हिंदी में लाते हैं, तो इस बार इंग्लिश में भी आपको बाइलिंगुअल सुविधाएं दी गई हैं, और आपके उम्मीद करता हूं कि आप सबको काफी महत्वपूर्ण भी समझ में आ रहा होगा, चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता की थे, तब आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस या आपको अबुल कलाम। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन ये गांव में आयोजित होने वाला आपको दूसरा अधिवेशन है, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। साथ ही हिंदी में रोमन लिपि की भी वकालत की गई थी और रोमन लिपि को भी शामिल किया गया था, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत कितने वस्तुओं को शामिल किया गया है, तब आप बताइए वर्तमान में, यानी करंट का क्वेश्चन है भैया, ठीक ना। ये थोक मूल्य सूचकांक में आपको कितने वस्तुओं को 687, 517, 697 या 597 आपको कितने वस्तुओं को शामिल किया गया है, ये जल्दी से फटाफट आप सब जवाब दीजिए, ठीक ना। जवाब जल्दी से आप सबके चाहिए, तब बताइए 687, 697, 6597 या 600 आपको 517, तब बताइएगा कि 697 जो है ये आपको वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत वस्तुओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय आपको पहला स्थापित हुआ था, पहला सुप्रीम कोर्ट, ये कब हुआ था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक ना। और इस समय सर एलिजा इम्पे जो थे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। साथ ही साथ आपको जो है हाइड, HCL, ये आपको हाइड, आपको चेम्बर्स और लेमेस्टर, ठीक ना, ये तीनों जो थे ये अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश। ये बातें भी आप लोग याद कर लीजिए, चीजें यही आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, तो एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। आप सबसे ये शुभेच्छु हैं, ऐसे आप से ये जो है कि सामने वाले की भी कुछ इच्छाएं होती है। जब आप कम लोग रहते हैं ना तो मजा नहीं देता है, ये सच बात है। लेकिन चूंकि आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है इसीलिए हम सब भी लगे रहते हैं कि आपका भविष्य, चूंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। ये देखिए आपको इंडिविजुअल हिंदू नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा, ठीक। तो आइए अगला हम महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। रोम किस देश की राजधानी है? तब आपको सबकी राजधानी पता होना चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इटली की राजधानी रोम है, और इटली की राजधानी ये रोम जो है ये टाइबर नदी पर है, टाइबर नदी, ठीक ना। टाइबर नदी आपको इसी नदी के तट पर स्थित है। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड की राजधानी है, और आपको जो है कि पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। तो ये एकदम इजी लगता है लेकिन बड़ा है। ग्रीनलैंड क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, और इस पर पोलैंड का अधिकार है। किसका है? पोलैंड का आपको इस पर राजनीतिक अधिकार है। साथ साथ ही ये आर्कटिक महासागर में है, आर्कटिक महासागर या उत्तरी महासागर में आपको स्थित है, जो दुनिया का सबसे छोटा महासागर माना जाता है, ठीक। ये बातें हैं। सॉरी, यहां पोलैंड मैंने बता दिया है, ये डेनमार्क होगा बच्चा, इस पर डेनमार्क का कब्जा है, पोलैंड नहीं, डेनमार्क, ठीक। ये डेनमार्क का कब्जा है। खसरे के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले वैक्सीन का नाम क्या है? तो खसरे के उपचार के लिए जिस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है MKR है, MRR है, या MPM है, या MMR है। तब खसरे के उपचार के लिए जो वैक्सीन है उसे MMR वैक्सीन कहते हैं। MMR वैक्सीन जो है ये खसरे के उपचार के लिए होता है। और आपको टीका जो है, पहला टीका आपको जो है कि जन्म के पहले ही माँ के गर्भ में भी लग जाता है अब तो, लेकिन जन्म के आपको जो है 9 से 15 महीने के भीतर, फिर आपको जो है कि 15 महीने से लेकर 6 वर्ष के भीतर आपको जो है दूसरा टीका लगता है खसरे का। और खसरा पहले बहुत बड़ी बीमारी थी, अब तो इस पे बहुत कुछ नियंत्रण पा लिया गया है। आपको प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यह आपको प्रदूषण नियंत्रण के लिए शीर्ष संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ? नई दिल्ली में आपको इसका मुख्यालय है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आप सबके लिए आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट आपको जो है
ये आपको अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, ये आपको जो है कि आपको ग्राम विकास एकदम शानदार तरीके से संस्था की ओर से लिखा गया है और एकदम आपको सारी बातें इसमें आपको मिलेंगी। ठीक, तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर सकते हैं, कितने आपको किए गए हैं आपके द्वारा। नेक्स्ट देखिए, धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी शिखर, पश्चिमी शिखर, श्वेत पर्वत या परमानंद दानिया देवी मंदिर? तब बताएगा धौलागिरी पर शिखर का नाम जो है ये श्वेत पर्वत। धौला, धौल का मतलब एकदम सफेद, तो सफेद से लगा लीजिएगा श्वेत, श्वेत पर्वत, धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम सब श्वेत पर्वत भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, माउंट ब्लैंक किसकी ऊंची चोटी है? अल्पस, अल्पाइन, पेरिनीज या ब्लैक फॉरेस्ट? तब बताइएगा माउंट ब्लैंक अल्पस पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है। पेरिनीज पर्वत जो है ये आपको स्पेन को फ्रांस से अलग करता है, ठीक ना, स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। और अल्पाइन पर्वत या अल्पस पर्वत जो है, अल्पाइन पर्वत जो है ब्लैक फॉरेस्ट से ही राइन नदी निकलती है। क्या निकलती है? राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से आपको निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में है। ठीक, ये आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, ये रूस के स्टेपी प्रदेश के प्राचीन निवासी जो है ये क्या कहे जाते हैं? किर्गिज या तुआरेग, बुशमैन या भील? तब बुशमैन कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाए जाते हैं। कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल में। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीकी महाद्वीप में है। खासकर आपको जो है ये बातें, वहीं पे रूस के स्टेपी क्षेत्र में किर्गिज नामक जो है प्राचीन जनजाति पाई जाती है। ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण बातें, किर्गिज से संबंधित आपको जो है कि ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट हम सब देखते हैं, जबकि याकून नामक याकून जनजाति एक है जो साइबेरियाई क्षेत्र में पाई जाती है। याकून जो है साइबेरिया में, बेरिया में। चूंकि ये बता इसलिए रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है और ये स्टेपी क्षेत्र जो है ये रूस और यूक्रेन के बीच में ही है, ठीक ना। ये आपको जो है स्टेपी घास का बहुत बड़ा मैदान है और इसके साथ साथ गेहूं का उत्पादन इस क्षेत्र में बहुत अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट, ये शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा लिखा गया है और आपके सफलता के लिए उम्मीद करता हूं कि बड़ा ही सहायक है, ठीक ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, आपकी सफलता के लिए ये बड़ा ही जरूरी है। ठीक, चलिए, वायुमंडल के किस परत में तापमान का क्षैतिज वितरण लगभग एक समान है? आपको क्षैतिज वितरण क्षोभ मंडल में या क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में या उपयुक्त सभी में? इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे आप? तब बताइएगा कि वायुमंडल के समान आपको वितरण, तापमान का समान वितरण जो है ये समताप मंडल में ही तापमान का समान वितरण है। और साथ साथ समताप मंडल में आपको वायु जो फ्लक्चुएशन है ये बहुत ज्यादा नहीं है। समताप मंडल में ही आपको ओजोन परतें पाई जाती हैं। साथ साथ वायुयान और आपको पैराशूट जो है समताप मंडल में उड़ने के लिए सुगमता पूर्वक उड़ते हैं इसी समताप मंडल में। इसे आपको स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये तो एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रहे हैं कि शेयर और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। एकदम शानदार दमदार तरीके से आप सबको चीजें दी जा रही हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है भूमध्य रेखा कौन सी है? तो 23.5 डिग्री आपको जो दक्षिण की ओर है
ये आपको भूमध्य रेखा है कि क्या है, तो 0 डिग्री को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो है ये कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर मकर रेखा है। आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त जो उत्तर में है, अंटार्कटिक वृत्त जो दक्षिण में है। तो इस तरह से आप देखो, ये एक ऐसे देखोगे तो आप भूलोगे नहीं, ऐसे मिलान करने में आपको दिक्कतें आएंगी। ये आपको 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को क्या कहते हैं, का आपको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुव रेखा के नाम से जानते हैं। जबकि 23.5 डिग्री आपको 23.5 यहाँ लिखना चाहिए, 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये दक्षिण में आपको मकर रेखा है और 66.5 डिग्री आपको दक्षिण में जो है ये क्या कहते हैं, तो अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और वहीं पे 23.5 डिग्री आपको उत्तर में जो है, उत्तर में ये क्या है, तो ये कर्क रेखा है और 66.5 डिग्री आपको उत्तर में ये क्या है, तो आर्कटिक वृत्त है, ठीक ना, आर्कटिक वृत्त है। यही बातें आप सब याद रख लीजिए और इसे बीच से इस तरह से ग्लोब बना दीजिए, ये देशांतर है और 0 डिग्री पर जो चलता है वो मेडिटेरियन है, जिसे हम टाइम जोन के नाम से जानते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ये किसके लिए बनाई गई हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं जो है मानव के द्वारा बनाई गई हैं। एक निश्चित समय में एक स्थान के में निवास करने वाले लोगों के भौगोलिक स्थिति के जांच के लिए इस रेखा का जो है खींचा गया है। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, चाहे वह अक्षांश रेखाएं हो चाहे वो देशांतर रेखाएं हो। ये देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तब बतेगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आपको 1989 के तहत यह आपको घटाकर कितना कर दिया गया, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदान करने की बातें की गई है। साथ साथ ही सामान्य ज्ञान जबरदस्त तरीके से मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया है, आप सबको की कुछ देने का प्रयास किया है कि आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो, ऐसी मेरा एक प्रयास है। और आप जरूर परचेज करिएगा, एक बार इसे जरूर पढ़िए, किस तरह की व्याख्याएं हैं ये भी आपको समझ में आएंगी, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिटेशन के स्थापना कहां किया जा रहा है। ये आपको करंट का क्वेश्चन है, किसका, करंट का आपको क्वेश्चन है। और शानदार तरीके से आपके करंट के प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तब इस प्रश्न का जवाब आप लोग क्या देंगे ये आप तय करेंगे कि क्या देना है, ठीक ना। तो बताइएगा, तो ये आपको सिफ्ट सिटी गुजरात में, जामनगर गुजरात में, हैदराबाद तेलंगाना में या बेंगलुरु कर्नाटक में, तब बताइएगा जामनगर गुजरात में आपको जो है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जा रही है, ठीक ना। ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जिसे ISSF के नाम से जानते हैं, ये कौन सा देश प्रथम रहा, फ्रांस, नॉर्वे, भारत या जर्मनी। ये अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी में आपको भारत जो है ये पहले स्थान पर रहा। ये याद कर लीजिए, करंट का VVI प्रश्न है, ठीक ना। ये भारत जो है अंतरराष्ट्रीय आपको निशानेबाजी महासंघ विश्व कप 2022 में पहले स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा विज्ञान मेले का उद्घाटन किसने किया। यह पूसा विज्ञान केंद्र 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्थापित किया गया था बिहार के पूसा में, लेकिन अब इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, त्रिलोचन महापात्र के द्वारा, कैलाश चौधरी के द्वारा या पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, किसके द्वारा आपको इसको किया गया, तब बताइएगा
कैलाश चौधरी के द्वारा आपको जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि मेले का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट आपको ये नितिन सर के द्वारा सामान्य गणित जो है हमारे संस्था में उमेश सर जबरदस्त तरीके से इसे पढ़ाने का प्रयास किए और पढ़ाए भी हैं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है कि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में या राजस्थान में। तब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो आपको सौर ऊर्जा है ये तमिलनाडु के हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में, हैदराबाद तो तेलंगाना में है, तमिलनाडु में आपको इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के उद्घाटन समारोह के किसने संबोधित किया था? ओम बिरला ने किया था या वेंकैया नायडू ने या पीपी के रामाचार्यालू ने या अनुराग ठाकुर ने? तो तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वर्चुअल स्मार्ट ग्रिडिंग नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ कहां किया गया? हैदराबाद के तेलंगाना में या कच्छ के रण के गुजरात में या थूथुकुडी तमिलनाडु में या मनेसर हरियाणा में? तब आप बताइएगा। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर इनोवेशन पार्क के स्थापना मनेसर हरियाणा में आपको किया गया है। हरियाणा मनेसर में इसके स्थापना किया गया है। नेक्स्ट, तो इस तरह से आप देखिए कि अब किताबें आपके द्वार तक शानदार तरीके से संस्था के द्वारा आपके समक्ष, आपको जो है दरवाजे तक आपको सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। तो एक बार किताब को जरूर परचेज करिए और शानदार आपकी सफलता में सहायक भी होंगे। जल्द ही वीडियो की किताब भी आप सबके सामने उपस्थित होने वाली है। 2-4 दिन के भीतर आपको जो है वीडियो की किताब भी मार्केट में आ जाएगी। तो चलिए, आपका दिन मंगलमय हो। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबको सब्बा ख्याल। जय हिंद, जय भारत।